design of under fatigue loading or fluctuating load या fluctuating loads. ठीक है, डिजाइन ऑफ शाफ्ट अंडर फटीग लोडिंग और फ्लक्चुएटिंग लोडिंग्स क्या होता है भैया? इसमें होता क्या है? मुझे थोड़ा सा ना बड़ा मार्कर तो मिलेगा नहीं यहाँ पर, ये मिल गया। ठीक है, अब जरा थोड़ा ध्यान से सुनना इसके बारे में ना। आपने चलो के मैं ये लेके चलूंगा, ठीक है, ये लेके चल, ये लेके चल। तो आप ध्यान से देखो, ये है हमारे पास शाफ्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं शाफ्ट क्या है, रोटेशन में जा रही है। और अगर ये रोटेशन में जा रही है तो मैंने आपसे कहा कि आप एक काम करो, इसको एक पर्टिकुलर, देखो स्टैटिक लोडिंग और डायनामिक लोडिंग में डिफरेंस क्या है। अगर ये चीज है, इधर से टेक लगा दूं, इधर से टेक लगा, टेक समझते हो, डाउन सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पर ऐसे सपोर्ट लगा दी, उस पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया है। तो अगर ये सिर्फ ऐसे ही रुकी हुई है तो ये क्या है, शाफ्ट है क्या? अगर ये रुकी हुई है तो ये बन गई है ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से बीम, है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम बन गई है। और ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये ऊपर वाले में क्या कंप्रेशन, नीचे वाले में क्या टेंशन, होगा ऐसा फिगर ये बन के आएगा, ऊपर का कंप्रेशन नीचे का टेंशन, ऐसे ये फिगर कुछ बनेगा आफ्टर लोडिंग। आपको याद होगा न्यूट्रल एक्सिस हुआ करती थी, है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस तो ये नहीं थी, न्यूट्रल फाइबर था, बहुत बढ़िया। न्यूट्रल एक्सिस क्या थी, इस क्रॉस सेक्शन वाली, ये वाली थी, है ना। चलो, तो अभी क्या है, ये है न्यूट्रल फाइबर। इस न्यूट्रल फाइबर्स के ऊपर क्या है, कंप्रेशन, लेंथ कम होती दिख रही है, नीचे क्या है, टेंशन, लेंथ ज्यादा होती है। अगर मैंने अब आपसे कहा कि इसमें एक पॉइंट मानो, इसमें एक पॉइंट मानो, दिस इज द ए, दिस इज द बी। बी पर क्या है, अगर ये बी पर क्या है, अगर ये क्या है, मेरे खाने की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। ये जो है बी पर क्या है, बी पर टेंशन, बी पर है टेंशन, कब, स्टैटिक लोडिंग। क्या ये चेंज हो रहा है, जो बी का नेचर है वो वैसे का वैसे, वैसे का वैसे। इसका मतलब इसे बोलते हैं हम स्टैटिक सेंस में आपका जो नेचर है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट या लोकेशन पर सेम ही है, इसे फ्लक्चुएशन नहीं होगी। अब ये कहोगे कि सर फ्लक्चुएशन का मतलब होता है हाथ पकड़ो, ऐसे मार, फिर ऐसे मार, फिर ऐसे मार, ये नहीं है फ्लक्चुएशन। मतलब फ्लक्चुएशन ये भी, ये तो है ही, मतलब ये तो एक नॉर्मल हो गया कि आप इसे फ्लक्चुएशन को सीधा बोल दो, बट मैं आपको वो बता रहा हूँ कि शाफ्ट में फ्लक्चुएशन लोड आते कैसे। लाइक ये है पुली, समझो, इसके ऊपर क्या है, पुली, शाफ्ट के ऊपर ये गियर है, ये पुली है, जो भी है, गियर भी लगाओगे है तो वो भी रियल में वेटफुल है, पुली है वो भी वेटफुल है। फिर एक टेंशन आ रही है जो इसके ऊपर क्या आ रही है, बेल्ट आ रही है ऐसे। जब गियर आएगा तो वो क्या करेगा, दूसरे से मैच करेगा, मैच करेगा तो क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा, एफटी लगाएगा। उसकी वजह से क्या है, अगर ये यहाँ सपोर्ट है मतलब बियरिंग है, एफटी तो उधर भी ट्रांसमिट हो रहा है ना। ये सुन, अगर ये यहाँ सपोर्ट ही ना हो तो उस एफटी की वजह से जो यहाँ गियर लगा हुआ है उस एफटी नीचे चला जाएगा। यहाँ सपोर्ट है, इस वजह से क्या हो रहा है, फोर्स तो आ रहा है। बात एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है कि उसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसके सेंस में क्या होगा, अगर मैं इस पर ये देखता हूँ कि ये बॉडी शुरू में ऐसी थी, इस पर मैंने जो भी आपके माइंड में है, गियर है या पुली है, जो भी आप लेना चाहो वो आपके मन में, ये गियर या पुली जो भी आपको लेना है ले लो। अगर आपकी इसका खुद का वेट है, दूसरा मान लीजिए पुली पर बेल्ट ऐसे है, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे, यहाँ कोई दूसरी पुली है ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे ना लेके मैंने वर्टिकल दिखा दी, तो मैं आपको सीधा दिखा सकता हूँ। इसमें टेंशन होती है ना T1, इसमें T2, देखो 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 कैसा लग रहा है सब के ऊपर, नीचे की तरफ। अगर मैंने फिगर ही ऐसे ले लिया नीचे की तरफ, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर ऐसे जा रहा है, तो फिगर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब फिलहाल इतना टाइम है नहीं कि मैं 3D में भी चीजें को समझाऊं ऐसे, मैं सीधा क्या ले रहा हूँ, नीचे की तरफ। तो इस पर यहाँ है क्या, सपोर्ट, सपोर्ट को ऐसे दिखा देते हैं। ये रियल में बेयरिंग्स हैं, रियल में शाफ्ट हमेशा बेयरिंग में होती है, फिक्स नहीं होती है, फिक्स हो गई तो फिर तो रोटेशन होगा ही नहीं, है ना। तो ये बेयरिंग है, तो इन बेयरिंग्स को मैंने क्या दिखा रखा है, ऐसे करके सिंपली सपोर्ट करके। अगर इसका मैं एक 2D फिगर भी बनाता रहूं, 2D मतलब एक लाइन डायग्राम बनाता रहूं, तो लाइन डायग्राम ऐसे दिखेगा। इस पर आपको ये जो टेंशंस हैं वो यहाँ पर कैसे दिखेंगी, इस जगह पर जहां पर ये आपका पॉइंटर रखा है, कैसे दिखेंगे, नीचे की तरफ या नहीं, सोच पा रहे हो। आप दोनों साइडों से हाथ से पकड़ के खींच लो इसे ऐसे करके, तो आप एक तरह से इस शाफ्ट को ही तो नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।
T1 प्लस T2 हो जाएगा ये, है ना। मैग्नीट्यूड में नहीं जाना, अभी सेंस को समझना। तो यहाँ पर क्या है, T1 और T2 का मतलब एक मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, बस ऐसे, ना उसे T बोलना ना कुछ बोलना, ना FT बोलना नहीं। वो गियर में भी आ जाएगा, वो गियर में भी आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा, बेल्ट में भी आ जाएगा, वो गियर के हिसाब से भी आ जाएगा, मशीन के साथ। तो यहाँ पर जो ये F है, आपके हिसाब से क्या फील हो रहा है, आपको ऐसे फील हो रहा हो, ऐसे फील हो रहा हो, मैं आपको ऐसे फील कर रहा हूँ। तो ये जो कहानी है, ये जो कहानी है, अगर मैं इसमें लेके चला तो अब क्या है, अब ये भाई शाफ्ट तो घूम रही है, क्यों घूम रही है, क्योंकि इसमें बेल्ट, इस वाले इनपुट ने मान लीजिए कुछ घुमाया, इस वाले इनपुट ने कुछ घुमाया, यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पर ऐसे कुछ क्या दे दिया था, ऐसे करके कुछ इनपुट दे दिया था ऐसे, तो यहाँ पर इस चीज को तो आप घुमा रहे थे ऐसे करके, इसकी वजह से ये बेल्ट घूमी, बेल्ट घूमी तो यहाँ पर इसमें बेल्ट में टेंशन है, पुली पुली घूमी, पुली घूमी तो क्या होगी, शाफ्ट है, तो शाफ्ट आप घुमा रहे हो, बट क्या है, इस बेल्ट में तो टेंशन है ना, इस टेंशन से शाफ्ट जो पुली है वो नीचे की तरफ भी तो आ रही है ना, तो इसका मतलब शाफ्ट को वो नीचे की तरफ लेके आना चाहिए। बात एकदम क्लियर हो रही है, प्रैक्टिकली सब दिख रहा है। अगर ये चीजें दिख रही हैं तो अब एक चीज सोचना कि ये जो एफ है इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएंगे, रिएक्शन R1 R2, ऐसा भी कुछ होगा, बिल्कुल होगा। इस शाफ्ट में क्योंकि अब रोटेशन आ गए हैं, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है जिसे आप ए बोल रहे हो, जो ये नीचे वाला पॉइंट है आप जिसे बी बोल रहे हो, तो जरा इसको यहाँ फील करो, ये है वो पॉइंट ए जो ऊपर, ये हो गया ए, ये हो गया वो पॉइंट बी जो नीचे है जिसे। अब आपने जब स्टैटिक माना था, लाइक आपने पुली को रुका हुआ माना, बेल्ट चल नहीं रही तो रुका हुआ है, तो ये तो ऐसे ही जाएगा ना, जैसे अभी फिगर बनाया था ऐसे है ना। बट अगर ये रोटेशन में है तो कैसा चलेगा, गलती ऐसे मत, इसके बाद रिफिल यस सर, ये रिफिल ये है। आप इसे बैंड कैसे कराओगे स्टैटिक में, ऐसे ना, ऐसे बैंड होगी, क्लियर है। आपने इसे अगर बबल कराया, बबल मतलब घुमाया, तो घुमाए ना, ऐसे मत घुमाना, क्लियर। पहली बात ये ऐसे नहीं घूमती है शाफ्ट, ठीक है, कैसे घूमती है, ऐसे है, लोड यही लगा हुआ है, उसने पहले परमानेंट मतलब अपने हिसाब से अपने लोड की वजह से डिफॉर्मेशन दे दिया, अब शाफ्ट कहां घूमेगी, ऐसे ही फील करो, ऐसे ही फील करो, इसी लोकेशन पे, है ना, ऐसे मत घुमा देना, ये नहीं है शाफ्ट का घूमना, शाफ्ट का घूमना क्या, इसी पर डिफॉर्मेशन हमेशा आ रहा है, और ये इसी में ऐसे ऐसे घूम, क्लियर है ना, समझ में आ रही है तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, फिलहाल इसको आगे नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, अब बताना मुझे, ए जब ऊपर है तो इसमें क्या होगा, फिगर ऐसा आएगा, ए है ऊपर, इस पर क्या लग रहा है, कंप्रेशन, क्योंकि लेंथ हो रही है कम, बी कहाँ है, नीचे, इस पर क्या लग रहा है, टेंशन, यस। हाफ रिवॉल्यूशन करो, आधा रिवॉल्यूशन करना है इसका, ए अभी ये रहा ऊपर, ए ऊपर बी नीचे, आधा रिवॉल्यूशन करो, शाफ्ट पर लोड ऊपर से लगी रहा है, वो बेल्ट टेंशन लगा नहीं, वो तो नीचे की तरफ डिफॉर्मेशन हो चुका है, इसका डिफॉर्म कर नहीं सकता, तो इसलिए इसे दिखाया आपने। अब क्या किया, इसको आधा रिवॉल्यूशन किया, बी कहां पहुंच गया, रियल वाला पॉइंट ऊपर, अगर रियल वाला पॉइंट ऊपर पहुंच गया तो क्या होगा, बी अगर ऊपर पहुंच गया तो फिर से फिगर तो यही बनेगा, फिगर बी का ऐसे मत बना देना, ये ऐसे कभी नहीं जाएगा, है ना, फिगर अभी भी ऐसे ही बनेगा इस शाफ्ट का, बट बी कहां है रियल में, आधे रिवॉल्यूशन के बाद यहां पहुंच गया, जबकि ए आधे रिवॉल्यूशन के बाद यहां पहुंच गया, इसका मतलब बी पर आ चुकी है कंप्रेशन और ए पर आ चुकी है टेंशन। अब जरा ए के बारे में फील करो, ए जब यहाँ था, जब ए रियल वाला पॉइंट, जैसे मैंने मार्क किया, ए रियल वाला पॉइंट जब यहाँ था तो कंप्रेशन फील कर रहा था, आधे रिवॉल्यूशन बाद टेंशन, फिर आधे रिवॉल्यूशन बाद कंप्रेशन, फिर आधे रिवॉल्यूशन बाद टेंशन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पर हम फोर्स कोई ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे नहीं लगा रहे, इस पर क्या हो रहा है, इस पर फोर्स तो सेम लग रही है, फोर्स तो सेम लग रही है, बट इसके रोटेशन की वजह से इस पर बार बार इसके पॉइंट्स पर क्या क्या हो रहा है, फील अलग अलग नेचर का स्ट्रेस, कभी कंप्रेशन कभी टेंशन, और ये किसके बाद है, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद। तो आप सोचो 1 मिनट में कितनी घूमती है, 1500 आरपीएम भी घूम जाती है, तो 1 मिनट में 1500 आरपीएम, तो 1500 बार अपने नेचर को चेंज कर रही है। तो आप सोचो जरा कितना ज्यादा ये स्ट्रेस को फटीग सेंस में झेलता है ना, एक तरह से साइकिल भी तो है, एक बी पर कभी क्या रहा है, टेंशन, कभी बी पर आ गया कंप्रेशन, और ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही है, तो एक ऑर्डर मिलेगा, एक चीजें दिखेंगी आपको इस तरह की, है ना, इस तरह की। ये हमारे फ्लक्चुएटिंग लोड्स के टाइप होते हैं,
अब इनको सोम में पढ़ते हैं बेसिकली हम फटीग लोड के टाइप। आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा सोम में, नहीं फटीग लोड आपने पढ़ा, हाँ उस टाइम पे आपने अभी पढ़ा सोम में वाला, ये नहीं पढ़ा तो ये मैं लेके चलूंगा, ये मैं लेके चलूंगा। दिस इज रिपीटेड स्टेट, जो हमारी स्ट्रेस होती है रिपीटेड होती है, रिपीटेड लोड होती है, ठीक है। रिवर्सल लोडिंग का भी नाम होता है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो अभी इन चीजों को मैं लेके चलूंगा, ठीक है। हाँ अभी आएगी, अभी ऐसे इतनी जल्दी नहीं आई थी वो, है ना, अभी इतनी जल्दी नहीं आई थी, ठीक है। उसके लिए मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो पहले उससे अलग अलग चीजें लेके चलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये चीजें होगी, फटीग लोडिंग समझ में आ गई। फटीग लोडिंग की वजह से जो मेरा डिजाइन जाएगा किसका, शाफ्ट का, वो स्टैटिक में नहीं जाएगा, अब ये किस में जाएगा, ये जाएगा फटीग में, है ना। तो अब बताना, अब जो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, अगर ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक में होता तो हमेशा जो ए पॉइंट नीचे था वो टेंशन को ही फील करता, और अपने 250 पर मान लेते हैं स्टील है, 250 पर क्या होता, फेल हो जाता। 250 मेगापास्कल जब इसमें स्ट्रेस डेवलप होती तो ये फेल हो जाता, यस 250 में टेंशन में फेल हो जाता। बट क्या होता है, क्योंकि कभी ये टेंशन जा रहा है कभी कंप्रेशन जा रहा है। तो अब एक बात बताना, अगर किसी चीज को आप ऐसे, इस चीज को आपको ऐसे काटना है, ऐसे शियर में तोड़ना है ना, मतलब एक लकड़ी होती है, आपने ये चीजें घर पे की भी होंगी बचपन में भी, लकड़ी को आप ऐसे तोड़ रहे हो, है ना, या फिर लकड़ी को आप ऐसे जल्दी, है ना, इस चीज में आपको फोर्स ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, है ना, फोर्स ज्यादा नहीं देना, जल्दी टूट जाएगा। आपने पैरों से भी लकड़ियां तोड़ी होंगी ऐसे बार-बार करते हैं, एक बार में टूटा, ठीक है। पैर में क्यों खाना, ये इनकी स्टिफनेस को देख रहे हो ना, शायद थोड़ी इसमें तो एक बार ऐसे करोगे टूट जाएगा, लोहे के वायर भी बहुत पतले वाले हैं, है ना, तो इसकी स्टिफनेस कम होगी। स्टिफनेस का फॉर्मूला याद है ना, स्टिफनेस का फॉर्मूला, स्टिफनेस का फॉर्मूला ये क्या होता है, डेल इक्वल टू, फॉर्मूला तो आपने स्प्रिंग में स्टिफनेस पढ़ा ही हुआ है ना, और ये तो रटा हुआ है। मैं आपसे एक के ही तो पूछ रहा हूँ, इसको लिख दो के डेल्टा, ये क्या हो गया P इक्वल टू के डेल्टा। आपसे पूछ रहा हूँ के, तो के क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा पी वाई डेल्टा, पी वाई डेल्टा मतलब PL अपॉन ए, तो ये क्या आ गया आंसर AEYL। मतलब क्या हुआ, अगर तार का ए छोटा तो इसकी स्टिफनेस क्या होगी, छोटी, इसका मतलब उसे आप जल्दी तोड़ सकते हो। तार अगर मोटे तो उसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी, है ना। हर चीजों के पीछे लॉजिक ही होते हैं, बस आपको सोचना है उसको तो कहां से रिलेट करोगे, ठीक है। बात क्लियर है। अभी आप ऑब्वियस है कि ये वाली चीज जल्दी नहीं टूट रही, ये वाली चीज जल्दी टूट जाएगी, ये वाली चीज जल्दी नहीं टूटेगी, इसमें स्टिफनेस देखिए। अभी मैं बस आपको यही समझा रहा हूँ फिलहाल अभी, कि जैसे आपने इसको इजीली तोड़ोगे, आप कैसे, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आप इसे इजीली तोड़ सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे तोड़ना चाहोगे तो आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ता है किसी भी मटेरियल के लिए अगर बताऊं तो। बस यही आपकी क्या है, यही आपकी है वो स्ट्रेंथ, आपको समझ में तो आ रहा है ना, वो स्ट्रेंथ भी है कुछ। जब आप डायनामिक लोड को झेल रहे होंगे तो आप 250 को भी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप डायनामिक को झेल रहे हो 250 अचीव कर पाओगे नहीं। इसीलिए डायनामिक सेंस में इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और वो स्ट्रेंथ हमारी, अगर स्टील की बात की जाए, स्टील में तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 250 मेगापास्कल, स्टील में वही वैल्यू होती है 180 मेगापास्कल, ये होती है सिग्मा एंड्योरेंस, ठीक है, इसे बोलते हैं सिग्मा एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या, जो हमारी फटीग मतलब साइक्लिक लोडिंग में वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिसमें मेरा मटेरियल फेल करती, फेल, अब यहाँ फेल का मतलब स्टील के लिए परमानेंट डिफॉर्मेशन मत सोचिए। वो जो हमने ग्राफ बनाया था कौन सा वाला, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये तो सभी ने पढ़ा होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये किसके लिए था, ये था स्टैटिक लोड के लिए। स्टैटिक लोड कौन सा वाला, ग्रेजुअली अप्लाइड, ये इसके लिए था, ये डायनामिक के लिए बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर डायनामिक के लिए, मैं अभी जस्ट यही समझा रहा हूं, डायनामिक में क्या है, अगर स्टील भी है ना और आप उसको अगर फटीग लोडिंग देते रहोगे स्टील को, तो वो सीधा परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जाएगा 180,
सीधा टूट जाता है। क्यों ऐसा होता है? फटीग लोडिंग में सीधा एक डक्टाइल मटेरियल में ब्रेकिंग क्यों होगी? कि जब आप उसको बार बार स्ट्रेस देते हो तो जो ग्रेन्स उनकी जो शेप है वो जो रिगेन करने की उनकी टाइम होता है वो मिलता ही नहीं, रिगेन नहीं कर पाती है वो। उनके बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाती है? वॉइड्स, और वॉइड्स क्या हो जाती है? क्रैक्स। और जब बार बार उनको फिर से आप ये चीजें देते रहते हो ऐसे तो वो क्रैक्स बढ़ती हैं, और क्रैक्स बढ़ने की वजह से वो क्या होता है? सीधा फेल, है ना। जहां वॉइड से ब्रिटल मटेरियल में पढ़ा हुआ है हमने, जहां वॉइड से वहां फेलियर वैसा वाला होगा। कौन सा वाला? फ्रैक्चर वाला। जहां वॉइड्स ब्रिटल में होता है ना, ब्रिटल में क्योंकि वॉइड्स उनकी ग्रेन्स में क्या होते हैं? वॉइड्स। जबकि डक्टाइल की ग्रेन्स में क्या होता है? वॉइड्स नहीं है ना, उनमें एलोंगेशन डक्टाइल। देखिए बात क्लियर है निर्मला जी? आपको ये वाली चीज ना समझ में आएंगी फिर से, तो इन्होंने क्योंकि पढ़ा हुआ है इसलिए थोड़ा बातें कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ो, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये है, ये वाला जो पार्ट है इसमें हो गया। हाँ मैं बात कर रहा था इस वाले पार्ट की नहीं, क्योंकि जो स्टैटिक का है। बात हो रही है हमारे पास डायनामिक, बात हो रही है डायनामिक। तो डायनामिक में जो हमारा ग्राफ बनता है, डायनामिक में जो ग्राफ बनता है, एंड्रेन सिस्टम समझ में आ रही है? एंड्रेन सिस्टम क्या है? एंड्रेन सिस्टम क्या है? उसको फील भी करना। एंड्रेन सिस्टम क्या है? फील भी करना। एक स्टील के लिए अपने ध्यान देना मेरी बात, एक स्टील मटेरियल के लिए अगर आप फ्लक्चुएशंस लगाते हो, है ना, एक पर्टिकुलर फोर्स, अगर आपने एक पर्टिकुलर फोर्स, अगर आपने फोर्स ज्यादा दिया, समझना, और फ्लक्चुएशन कम दिए तो भी ये जल्दी टूट जाएगा। एक जल्दी का मतलब क्या हुआ? आप समझो, फोर्स आप ज्यादा दे रहे हो, मैग्नीट्यूड ज्यादा, और वो फोर्स क्या है? कम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर ही इसे, मतलब ऐसे जो टर्निंग में कर रहा हूं ऐसे करके कम नंबर पर ही तोड़ देगा। बट अगर आपने फोर्स कम दिया तो इसके साथ खेलते रहोगे, पर टूटेगा? हाँ टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, परसों टूट जाएगा। मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आप क्या दे रहे हो? ज्यादा, बट फोर्स क्या कर रहे हो? कम। टूटेगा तो जरूर, बट कब टूटेगा? वो टाइम बहुत ज्यादा। टाइम का मतलब क्या है? टाइम का मतलब है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा। हां देखिए ग्राफ पे भी जो दिखाऊंगा ना वो इनफाइनाइट पर से थोड़े देर इनफाइनाइट, ठीक है। अगर फोर्स की वैल्यू टेंड्स टू 0 होगी ना तो उसे इनफाइनाइट पर तोड़ देगा, ठीक है। तो अगर एक रियल वैल्यू मान के चलो, मान लीजिए आप 100 न्यूटन लगा रहे हो, तो 100 न्यूटन में आप कम नंबर पर, ये रिवॉल्यूशन नहीं है जो मैं ऐसे कर रहा हूं, इसको क्या बोल देंगे? इसको क्या बोल देंगे? ऐसे सिंपली फ्लक्चुएशन बोल देते हैं। समझ में तो आ रहा है ना कि क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, ये क्या है? ये सिंपली फ्लक्चुएट अगर ऐसे बार-बार कर रहा हूं तो इनको मैं नंबर बोल रहा हूं n, है ना। एक्चुअली ये चीज ऐसे नहीं होती, शाफ्ट के ऐसे तो पकड़ के ऐसे भी करते हो, शाफ्ट तो हमेशा घूमती है, तो इसलिए उसके लिए वर्ड यूज होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, है ना। वो तो मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो चीज है ये बार-बार ऐसे ऐसे जा रही है, अगर मैं बहुत तेज फोर्स के साथ ऐसे करके फिर ऐसे करके, हो सकता है 10 नंबर पर ही टूट जाए, ज्यादा फोर्स। और अगर मैंने ये 1 न्यूटन लगाया तो अब क्या है? अब आपको ज्यादा नंबर देने पड़ेंगे इसे। एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? यही काम हो रहा है शाफ्ट में। अगर शाफ्ट के ऊपर आपने लोड लगा रखा है ज्यादा, है ना, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में कम नहीं टूट जाएगा, और अगर लोड इस पर कम है तो ज्यादा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में झेल जाएगा। तो जो 180 वर्ड है ना, 180 मेगापास्कल सिग्मा ए, ये एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए फिक्स। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने क्या बोला? ये खुद में जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है ये मटेरियल की रियल प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी बोल देते हो कब? जब आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए क्या मान के चल लेते हो? एक कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? इसके लिए 180 के लिए 10 to the power 6, 10 to the power 6, 10 to the power 3 पर हम उस चीज को ग्राफ को देखते हैं 10 to the power 6 के हिसाब से वो चीज हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन देगी। ठीक है, अभी ये चीज समझ में नहीं आएगी, वो अभी मैं ग्राफ में समझाऊंगा। बट हाँ ये चीज आपको थोड़े माइंड में ना, एक थोड़े से माइंड में ना ये चीज हो जानी चाहिए कि हाँ ये कुछ अलग चीज है।
ये ना ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, ये एक चीज पर डिपेंड नहीं होती। ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर भी एंड फोर्स पर, दोनों पर डिपेंड। अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे जल्दी टूट जाएगा, अगर फोर्स कम लगाओगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो मैंने एंड्योरेंस जो लिमिट होगी तो फटीग लोडिंग भी आती है, फटीग लोडिंग में आएगी होती है। अब नहीं, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की है ना। अभी ग्राफ दिखेगा तब जाके दो चीजों का वेरिएशन दिखेगा, है ना, एक फोर्स का और एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। स्टील के लिए है ना, सिग्मा इक्वल टू स्टील के लिए, ये स्टील के लिए, ये स्टील के लिए होती है एट n equal to 10 to the power 6 revolution। ठीक है, चलो थक गए, मतलब नहीं समझ में आया। सर आ गया समझ क्या आया, क्या आया, सही बात है। मेन पॉइंट ये क्या आया, क्या 10 to power 6 6 के corresponding होता है 180। अच्छा 180 अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन है भाई। चाहते ही बैनर में कौन है इंसान है कि भगवान मुझे पता नहीं जब ये भगवान है, जब ये दुकान में कौन है इंसान है भगवान, बैनर में कौन है इंसान है। तो 10 की पावर 6 का रिवर्शन किस में नहीं है इसको कैसे पावर 6 का सेवन रिवॉल्यूशन नहीं, इससे ज्यादा मतलब वो हमारी सेफ साइड होती है। अभी सेफ साइड है उसमें फिर इनफाइनाइट को जाके इसका हम एक ग्राफ देखते हैं, ये थोड़ा सा एक ग्राफ है इसका, एक होता है s और एक होता है n। अब ये s क्या होता है, बहुत बढ़िया, आपने सुना है शायद, ये है SN कर्व, SN कर्व। अगर मैं यहाँ s लिखता हूँ तो ये s क्या है, s है हमारे पास स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, इसे बोलते हैं स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ है, जो इसमें स्ट्रेस डेवलप हो रही है, कौन सी स्ट्रेस डेवलप हो रही है इसमें, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ जो हम आगे करेंगे, एक ग्राफ और बनाऊंगा इसके लिए ना, आपको थोड़ा और समझाना है। n क्या है, n है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के, n है हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड नहीं, पर मिनट नहीं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब काउंट करनी, 0 से काउंट करनी। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं इस पर एक फोर्स लगा, आप ध्यान से सुनना, जो एक ग्राफ बना रहा हूं, एक शाफ्ट है, अब शाफ्ट भी सुनना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लिखेंगे शाफ्ट, शाफ्ट पर ऐसे शाफ्ट घूम रही है, आपने इस पर 0 फोर्स लगा रखा है, शाफ्ट पर फोर्स ही नहीं, समझ रहे हैं, शाफ्ट का स्ट्रेस कितना होगा, सेल्फ वेट को नेगलेक्ट कर देते हैं, 0 काम ही करना। शाफ्ट पर तो फोर्स ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, शाफ्ट का जो वो है क्या बोलते हैं सेल्फ वेट, वो नेगलेक्ट कर रखा है। कितने इस पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गई बिना टूटे, इंफिनिटी, बिना फोर्स के कितने नंबर झेल सकता है, चलाते रहो, स्ट्रेस ही नहीं। अभी आप ऐसे ही काम कर रहे हैं, बस ऐसे ही जा रहे हैं, बट इससे हमें आउटकम तो नहीं मिल रहा ना, क्यों, क्योंकि ना बेल्ट लगा रहे हो ना गियर लगा रहे हो, कुछ मतलब ही नहीं इस चीज का, है ना। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ साइकिल इंफिनिटी झेलूं तो उसमें स्ट्रेस क्या होनी चाहिए, 0। फील हो रहा है, उल्टा मैंने बोला आपसे और आप शायद समझ गए होंगे। तो ये जो पॉइंट, अगर मेरे नंबर ऑफ स्ट्रेस अगर 0 है तो वो ग्राफ मेरा कहाँ बनेगा, इस चीज का नंबर ऑफ साइकिल क्या होंगी उसकी इंफिनिटी। ऐसे नहीं है कि 0 पर 0, मैं साइकिल की बातें कर रहा हूँ, मतलब मैं
आपके इस शाफ्ट को ऐसे घुमा रहा हूँ, शाफ्ट मैंने ऐसे रोक नहीं रखी, अगर रोक रखी तो स्टैटिक लोडिंग है, फिर डायनामिक क्यों पढ़ रहे हो? डायनामिक में तो मीनिंग क्या है, शाफ्ट का घूमना, समझ रहे हो? ये एसएल कर्व एक डायनामिक कर्व है ना, स्टैटिक पढ़ना होता तो ठीक है, शाफ्ट को रोक के रहो, ये शाफ्ट नहीं है, ये तो एक टाई बार हो गई जिसको हमने उसमें पढ़ा है स्टेनोग्राम वाले स्टेनोग्राम, वो तो टाई बार होंगे ना, आपको घुमाओगे तभी तो ये शाफ्ट। सर टाइम बार का काम क्या होता है? एक्सियल फोर्सेस को झेलना, क्वेश्चन आता है एक्सियल फोर्सेस को झेलना, भाई उसमें एक्सियल फोर्सेस होता है P, तो उसमें P है वो एक्सियल फोर्स जो है, P अपॉन E स्ट्रेस होगी, ठीक है, हाँ एक्सियल कंप्रेशन या टेंशन दोनों चीजें, ठीक है। चलो अभी अगर मैं ये वाली बात कर रहा हूँ तो शाफ्ट समझ में आ रही है कि शाफ्ट हमारी इनफाइनाइट जाएगी, तो पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो इनफाइनाइट से, अगर आप उसमें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड 0 मान के चल रहे हो तो पॉइंट कहाँ है, इनफाइनाइट। बात की अब थोड़ा और प्रैक्टिकल सोचते हैं, मैंने इस पर एक फोर्स लगा दिया, मान लीजिए 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का एक ऐसे वाला डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, किसका है वो, बेल्ट का हो सकता है, गियर का हो सकता है, पुली कुछ भी जैसे करना, वो हमारे पास इसमें डाउनवर्ड लगा हुआ है, जैसे हमने फिगर बनाया। अब क्या हुआ, मैंने इसके रिवॉल्यूशन शुरू करी, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कहां 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 100 न्यूटन में 100 न्यूटन में 100 न्यूटन में कहां पहुंच गया इसका रिवॉल्यूशन, ये पहुंच गया मान लीजिए 5000, 5000वां रिवॉल्यूशन हो ही रहा था, ये टूट, समझ रहे हो, 5000वां रिवॉल्यूशन हो रहा था कि ये टूट गया, कब, जब आपने 100 न्यूटन पर कांस्टेंट रखा। तो अब गलती कर गए आप, अगर आप 100 न्यूटन को ये सोच रहे हो वो स्टैटिक लोड है, तो आप सिर्फ वो जो दिख रहा है ना, दिख लोड, उसके बारे में पढ़ रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, शाफ्ट के, शाफ्ट को कौन से फोर्सेस फील हो रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो आपने लगा रखा है 100 न्यूटन, है ना, ये चीज क्या है, शाफ्ट के मटेरियल तो इसको कैसा फील कर रहे हैं, कभी उस पर टेंशन दिख रही है, कभी उसी पॉइंट पर नीचे जाके कंप्रेशन दिख रही है, कभी टेंशन दिख रही है, 100 न्यूटन जो आप लगा रहे हो वो तो स्टैटिक है, बट उसकी वजह से शाफ्ट जो फील कर रही है वो डायनामिक है ना, जो अभी ए और बी समझाना। तो ये जो डायनामिक वाले सेंस के हिसाब से जो मेरे पास क्या आया, हमारे पास ये जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, अब इसके बारे में सोचना कि 100 न्यूटन से कुछ तो स्ट्रेस डेवलप होगी ना, ये तो, बट अगर ये मान लीजिए 5000 न्यूटन पर टूट रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं 5000 न्यूटन, सॉरी 5000 रिवॉल्यूशन से कम रिवॉल्यूशन इसमें देता हूँ, लाइक मैं 4000 रिवॉल्यूशन के बाद इसे रोक दूं और ये मेरी मशीन नहीं हो गई यूजलेस, बस मुझे फिर से काम नहीं करना, तो 4000 रिवॉल्यूशन तक क्या ये फेल होगी, नहीं। अब वो चीज समझा रहा हूँ जो डायरेक्टली होती है एंडुरेंस सिस्टम से रिलेटेड, 5000 रिवॉल्यूशन पर ये फेल नहीं हुई ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये, सॉरी 4000 रिवॉल्यूशन पर फेल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेफ कंडीशन, कब 100 न्यूटन लगा रहे हो, 100 न्यूटन लगा रहे हो, इसमें फेलियर तो आया नहीं, इसमें सीधा फेलियर कौन सा है, परमानेंट, है ना, तो इस पर फेलियर तो आया नहीं, इसका मतलब क्या होगा, एग्जांपल के तौर पर एग्जैक्टली 5000 पर, 5000 का मतलब है 5 × 10⁻³ यहां ले लेता हूं, एग्जैक्टली 5000 पर कितनी इसमें स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी है, 100 के हिसाब से, 100 फोर्स है उसके हिसाब से जो स्ट्रेस आ रहा है, तो वो स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस एम्पलीट्यूड कहलाएगा। जब ये 5000 वेव पर 100 की वजह से टूट रही है, तो 5000 वेव के हिसाब से इसका वो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है जितना वो मैक्सिमम में झेल सकता है, क्लियर है, तो उसे ही हम बोल देते हैं एस या सिग्मा, सिग्मा, ये है मेरा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, कौन सा वाला, डायनामिक सेंस। अब बताओ 5000 के हिसाब से कोई वैल्यू है, वैल्यू 100 के हिसाब से ले ली मैंने, कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है ना, ये किसको दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये बस जैसे टूटने वाला है, तो ये सिंबल हो गया ना ऐसा करने एक पॉइंट, है ना, एक लोकेशन, जिससे ये पता लग रहा है कि अगर भाई n हमारे पास 5000 है, तो अगर सिग्मा मेरा इतना इसमें आ गया ना 100 के हिसाब से इतना आ गया, तो भाई मैं टूट जाऊंगा, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतने ही n पर अगर मैं 100 ज्यादा लगाता हूं, 100 से ज्यादा फोर्स लगा रखी हूं, अब जरा सोचना मेरे पास इस चीज को, एक है यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज, एक है यहाँ पर थ्योरेटिकली सिंबल दिखाना, मतलब एक पॉइंट दिखाना, चीज को दिखाना, कैसे, मैंने इस पर 100 की जगह लगा रखे हैं 200 न्यूटन, थ्योरेटिकली चला 5000 इसमें रिवॉल्यूशन होंगे या नहीं, आपको तो पता है ना, बट मैं तो 5000 पर ही लोकेशन कहना चाह रहा हूं कि ये लोकेशन है 200 की, समझ रहे हो, ये लोकेशन है 200 के फोर्स की, कहां पर 5000 उसमें रिवॉल्यूशन पर, है ना। अब ये बताना, ये लोकेशन वाला पॉइंट मतलब जो ये फिजिकली आप सोच रहे हो, ये चीज तो पहले से ही क्या है, टूटी हुई, यस सुन,
ये लोकेशन तो पहले से ही टूटी हुई है, इसका मतलब ये तो पहले से ही फेल्ड है। समझ पा रहे हो या नहीं कहानी? ठीक है, इस पहले से ही फेल्ड है ये वाली कहानी। अरे बोलो अभी आपने अभी तो कहा भाई 100 न्यूटन के हिसाब, मैंने एक छोटी सी कहानी 100 न्यूटन के हिसाब से 5000 वे रिवॉल्यूशन पर टूट जाता है। अगर आपने इसमें 200 न्यूटन लगा रखा है तो क्या इसमें 5000 कभी पहुंचेंगे? ये चीज तो फील कर रहे हो आप, 5000 तो कभी पहुंचेंगे नहीं। बट मैं थ्योरेटिकली इस पे तो दिखा सकता हूँ ना, नंबर कुछ भी दिखा दूं। मैं तो यहाँ पर इनफाइनाइट का पॉइंट भी दिखा दूंगा, है कि नहीं? तो मैंने यहाँ पर 5000 रिवॉल्यूशन के लिए मैं 200 वाला पॉइंट दिखा देता हूँ कि 200 स्टेप्स और 5000 न्यूटन। तो 5000 न्यूटन 200 स्टेप्स को ऐसे तो लिखूंगा 5000 रिवॉल्यूशन एंड 200 स्टेप्स। तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी क्या है, टूटा हुआ है। प्रैक्टिकली तो दिखा सकता हूँ ना, ऐसे ऐसे करके। तो अब ये बताना, अगर मैं यहाँ चला n की वैल्यू कम ले, n की वैल्यू कम ले, है ना, n की वैल्यू कम मतलब मुझे तोड़ना है ये, थोड़ा अपनी फीलिंग, मुझे तोड़ना है ये 3000 वेव पर, 3000 वेव पर अगर मुझे तोड़ना है 3000 वेव पर, तो आप लोड को कम करोगे बढ़ाओगे? 100 से बताओ, 100 से कम करोगे बढ़ाओगे? अगर 3000 वेव पर तोड़ना है बढ़ाओगे, है ना, बढ़ाओगे ना तभी तो तोड़ोगे। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे कि 3000 वेव के हिसाब से ये पॉइंट क्रिटिकल होगी, कोई फोर्स के हिसाब से आया होगा सिग्मा, है ना। तो ये वाली वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर यहाँ देखते हो इससे और कम रिवॉल्यूशन पर मुझे तोड़ना है इसे, है ना, तो आप और लोड बढ़ाओगे या इसका उल्टा करो, क्योंकि रियल में तो उल्टा होता है। क्या लोड अगर ज्यादा तो कम रिवॉल्यूशन पर ये टूट जाएगा, समझ रहे हो? लोड अगर ज्यादा तो कम रिवॉल्यूशन पर ये टूट जाएगा। बात क्लियर है? अगर मुझे 1000वें रिवॉल्यूशन पर इसे तोड़ना है तो ज्यादा लोड बढ़ाना है ना, या फिर आप इसे उल्टा समझो। आप ऐसे तो समझ गए, बट इसे उल्टा समझोगे, रियल में तो उल्टा होता है। अगर इसमें लोड ज्यादा आ चुका है, मतलब बेल्ट की टेंशन एक गियर वाला ज्यादा लोड आ चुका है, तो ये ज्यादा रिवॉल्यूशन नहीं झेल पाएगा, ये जल्दी ही टूट जाएगा। अगर लोड कम है तो ये ज्यादा रिवॉल्यूशन झेल लेगा। क्या आंसर दो? नहीं सर। अगर लोड कम है तो ये ज्यादा रिवॉल्यूशन झेल लेगा। लोड कम है तो ये ज्यादा रिवॉल्यूशन कर लेगा। अपनी स्पीड मत बढ़ाओ, रिवॉल्यूशन पर सेकंड नहीं बात होती, रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कितने रिवॉल्यूशन पूरे करने के बाद ये एकदम क्लियर है। तो अब ये जो है, आपने जब फोर्स ही नहीं लगा रखा तो क्या है, ये इनफाइनाइट जा रहा है ना। फोर्स नहीं लगा रखा तो इनफाइनाइट रिवॉल्यूशन कर सकता है। तो अब जैसे ये ग्राफ बनाना, तो अब मैं एक, आप समझ में तो आ रहा है कैसे पॉइंट ले रहा हूँ? तो मैं सीधा आउटकम बता दूं, पॉइंट समझ में आ गए कैसे लेते हैं? अब मैं सीधा आउटकम बता रहा हूँ, थोड़ा उम्मीद फील भी हो गया होगा। तो अब इसको ना हम ग्राफ के हिसाब से लिखें, एसएन ग्राफ के। तो एसएन ग्राफ जो जाता है वो ऐसे इतनी जल्दी, मतलब दूसरों को आवाज नहीं, जिसको नहीं जाना चाहिए थे उसको तुरंत पहुंच गई। ऐसे कैसे हुआ? ये तो बोलने वाला है ना, ये तो नहीं बोलने वाला। ये बस ये समझ नहीं आ पाया वो किसकी आवाज, वो आपकी थी तो अब देखो, अब सुनो, इधर देखो, इधर देखो। ये जो पॉइंट होते हैं ये हम डिफाइन करते हैं यहाँ के हिसाब से। हम जो ये फिगर डिफाइन कर रहे हैं ना, लाइक अगर मैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 0 रखूं तो ये कहाँ तक पहुंचेगा? 0 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 0 रखूं तो इसको मुझे फेल करना है, बहुत ज्यादा बढ़ाना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 0 पर, इस पर आप इनफाइनाइट फोर्स पर अगर लगाते हैं तो दुनिया में कभी सोम पड़नी ना हो, है ना, कोई टेंशन ना हो। किसी नंबर ऑफ मैक्सिमम में मैक्सिमम ये तो पढ़ाया यील्ड तक जाएगा। स्टैटिक में तो खराब हो गया ना, स्टैटिक हो गया ना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 0 है। आपने कितना फोर्स लगाया जिससे वो स्टैटिक स्ट्रेस आ जाए, यील्डिंग स्ट्रेस आ जाए, है ना। इनफाइनाइट तक पहुंच जाओगे तो टेंशन ही खत्म किया, है ना। तो ये अगर n इक्वल टू 0 लिखूं तो ये वाला पॉइंट कहां से टच हो रहा होगा? सिग्मा यील्डिंग से। बात एकदम क्लियर है ना? सिग्मा यील्डिंग से टच हो रहा है अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू 0 लिखता हूँ। और ये ग्राफ हमारा इस तरह से चल के आ रहा है ऐसे। बात एकदम क्लियर। कहाँ मिलेगा अभी तो समझा हमने, कहाँ मिलेगा? अगर लोड ही 0 है तो इनफाइनाइट पर मिलेगा, है ना, इनफाइनाइट। एकदम क्लियर, ठीक है।
ये चीज हो गई। अब इसको ग्राफ को एसएन कर्व तो ये हो गया। अब ये चीजें ना इजीली समझ में आएंगी कब, जब मैं थोड़ा सा यहाँ पर log s एंड log n कर्व की बात करूँ। log s एंड log n, ये tan बेस पर हो, tan बेस पर log tan बेस पर s एंड log tan बेस पर n, इसे log ln x मत कर देना कभी भी। दिस इज नॉट द ln s। ln s का मतलब क्या होता है, log e बेस पर, ये होता है log e बेस पर s, ln s log e बेस पर नहीं है, ये क्या है हमारा log tan बेस पर s, क्योंकि आपको रिवॉल्यूशन 10 टू द पावर में लेके चलना होता है। ठीक है, यहाँ से एक सेकंड जो सर दुनिया है तो सबसे कोचिंग कर रहा है। सबकी पहली क्लास हो लेते हैं, इसकी पहली क्लास हो लेती है, इतना बुरा है। ऐसा बाबा ने बोला मैं ही बोलूं आसन दी थी। चल जो देखा जिंदगी का गलत पता ना वो क्या है। देखो, अरे हो गया। देखो ध्यान से देखो, इसमें ना एक छोटी सी चीज और याद रखना, ये चीज आपने ये पॉइंट तो डिफाइन कर लिया है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जब n 0 है तो ये कहां से मिलेगा, सिग्मा यील्ड से मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है, ग्राफ ना डायरेक्टली यहां से ये शेप नहीं लेता, ये पहले क्या करता है, ये पहले स्टैटिक रीजन के हिसाब से ऐसे जा रहा होता है, थोड़ा नीचे की साइड में। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ n बहुत ही कम है, n बहुत ही कम है ना, मतलब एक दो रिवॉल्यूशन किया टूट गया, तो वहां पर ना इतनी जल्दी वॉइड्स नहीं बनेंगे। मैंने वॉइड्स बनने के लिए क्या बोला, कि जब बार बार रिवॉल्यूशन होंगे तो वॉइड्स बनेंगे। वॉइड्स बनने के लिए तो इनिशिएशन चाहिए ना, है ना, तो वॉइड्स बनने के लिए क्या होगा, ये थोड़ा स्टैटिक फेज को लेके चलेगा और यहाँ से फिर ऐसे ये फील करेगा, यहाँ से इस रीजन के बाद। ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा कहलाता है 10 टू द पावर 3 वाला, जहां से ये फुल्ली हमारा वॉइड्स क्रिएट हो गए, जिनकी वजह से क्रैक जनरेशन हो गया। ठीक है, नहीं समझे नहीं, ये यही है, बस आपने इस ग्राफ को ना थोड़ा सा चेंज करके बनाना है, डायरेक्टली यहाँ से मत बनाना है ऐसे, क्योंकि जब मैं गलती करता हूँ समझ में आ जाता है। ये यहाँ से मत बनाना, इसे थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मत बनाना, इस वाले पॉइंट से ऐसे मत बनाना, इसे थोड़ा सा आगे से ऐसे करके ना आगे तक बनाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अभी तो बोला मैंने, ये क्या है, अगर आपने स्टैटिक्स किया तो यहाँ वॉइड्स तुरंत नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर ये वॉइड्स तुरंत नहीं बनते हैं तो वो थोड़ा आगे से अब क्या है, अब उसमें जनरेट जैसे हो गए तो फेलियर होने के चांसेस बहुत जल्दी हो गए। कौन सा वाला? नहीं यार, ये स्टैटिक, एक सेकंड, ये तो ठीक है ना, एक सेकंड, एक छोटे से एक बात बता, ये ग्राफ स्टैटिक का है, ये ग्राफ स्टैटिक का है, स्टैटिक के लिए कहां पर है कंडीशन, स्टैटिक के लिए कहां है कंडीशन, n0 पर, ये पॉइंट सही है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है। अरे आगे कभी ग्राफ अब भी कंफ्यूज यार,
ये पॉइंट सही था, शुरू में जो मैंने पॉइंट बनाया ना, और उसके बाद में सीधा एसएन कर्व ऐसे बना दिया। एसएन कर्व जो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा वो यहाँ से नहीं दिखाएगा, वो कहाँ से दिखाएगा, थोड़ा आगे से। पॉइंट वो सही है, पॉइंट वो सही है, बट ये जो एसएन कर्व ग्राफ दिखाएगा वो अपना यहाँ, ये जो मैं अभी दिखाया था ना ऐसे हाइपरबोलिक टाइप से, वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, थोड़ी सी रिवॉल्यूशन के बाद, क्योंकि यहाँ पर वॉइड सभी इतनी जल्दी नहीं बने, ठीक है, ये वॉइड ना अभी क्रिएट नहीं हुए, ठीक है, इतनी जल्दी इस वाले रीजन। कहाँ से होते हैं वॉइड्स, बहुत इजीली क्रिएट, मतलब अब एकदम से क्रिएट होंगे और क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, तो वो क्या है, वो है हमारा 10⁻³ वाला रीजन, है ना। अब क्या होता है 10⁻³ से 10⁻⁶, ये जो रीजन है ना, ये वाला 10⁻⁶ वाला, इस 10⁻⁶ वाले रीजन को सुनना मेरी बात, जैसे 10⁻⁶ वाले रीजन से जब हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ज्यादा मटेरियल झेल जाए, तो 10⁻⁶ करीबन कितना हो गया, 1 लाख 10 लाख। मेरी ये मैथ बहुत वीक है भाई, टाइम सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, तो 10 लाख की जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, अगर एक शाफ्ट बिना फटीग फेलियर के कट जाए, तो हम ऐसा सोचते हैं, पहले तो ये बताइए, ये जो 10 लाख रिवॉल्यूशन कर रही है, ये एक पर्टिकुलर फोर्स के अंडर में है। अगर आप इसके लिए ये कहोगे कि एक पर्टिकुलर फोर्स, ये सोच पा रहे हो या नहीं, ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये क्या होगा, ये कम रिवॉल्यूशन में ही टूट जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाने पर, है ना। तो ऑब्वियस है 10⁻⁶ रिवॉल्यूशन करे तो हमें एक कांस्टेंट फोर्स लगाना है, किसके कोरेस्पोंडिंग, इसके कोरेस्पोंडिंग, समझ रहे हो, इसी को हम बोलते हैं, याद रखना, बाकी 10⁻⁶ के अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या है, वो कहलाती हैं स्ट्रेस एम्पलीट्यूड्स, वो सारी हैं सिग्मा ए भी बोल देते हैं या एस बोल देते हैं, ये है हमारी स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। इनको हम एंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं बोलते, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं बेसिकली स्ट्रेस। कौन सी वाली, फटीग स्ट्रेस, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा यहाँ 10⁻⁶ को मुझे लेके चलना है, 10⁻³ 10⁻⁶ को मुझे लेके चलना है, इस 10⁻⁶ के कोरेस्पोंडिंग, 10⁻⁶ का मतलब क्या हुआ, 10 लाख वे, 10 लाख वे रोटेशन पर ये क्या हो, फेल, उसके लिए कोरेस्पोंडिंग एक पर्टिकुलर फोर्स होगा या नहीं, है ना, एक पर्टिकुलर फोर्स होगा एक मटेरियल के लिए, लाइक स्टील है, स्टील के लिए ये एक ही फोर्स ऐसा होगा जो 10 लाख वे रिवॉल्यूशन इसमें करवा देगा, उसके बाद फेल हो जाएगा, वो एक पर्टिकुलर फोर्स होगा, उसी फोर्स की वैल्यू यहाँ इसके कोरेस्पोंडिंग हमें मिल रही है, इसी को क्या बोलते हैं, अगर वो जो वो फोर्स हो गया, उसी फोर्स के कोरेस्पोंडिंग क्या आएगी, स्ट्रेस, तो वो जो स्ट्रेस है उसी को बोलते हैं सिग्मा ई। याद रखना, जो सिग्मा ई है, जो सिग्मा ई है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कहलाती है, 10⁻⁶ रिवॉल्यूशन को झेलने के डिस्टेंस है ना, बात एकदम क्लियर आ रही है। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁶ के लिए डिफाइंड है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ वर्ड कहीं और के लिए डिफाइंड नहीं, जबकि आप क्या ये नहीं बोल सकते कि 10⁵ के लिए सर ये होगी वैल्यू, बोल सकते हो या नहीं, बोल सकते, बट वो क्या है, वो मेरी सिर्फ फटीग स्ट्रेस, उसका नाम जो होगा ना, नाम वो फटीग स्ट्रेस होगा। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ वर्ड जो यूज होता है वो 10⁻⁶ के लिए, तो अगर सर हम थोड़ा वेट बढ़ा दें 10⁵ पे 5 पे टूट जाए तो उसे एंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे, उसे एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, मैं ये तो बोल रहा हूँ, ये है साइंटिस्टों की अपनी खुरापाती, है ना, समझ रहे हो, उन्होंने इस चीज को एंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला, सीधे फटीग स्ट्रेंथ है उसकी, क्या बोल देते हैं उसे, फटीग स्ट्रेंथ या फटीग स्ट्रेस ही बोलो, अभी कभी कभी फटीग स्ट्रेंथ को सीधा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ही बोल देते हैं, सब फटीग स्ट्रेस है कि नहीं, आगे के फटीग स्ट्रेस 10⁻⁶ से कोरेस्पोंडिंग को ही एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का नाम दिया गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मटेरियल ही स्टील का ना हो, किसी और चीज का हो, तो ये चेंज हो जाएगी, उसका एंड्योरेंस भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, है ना, लोड भी चेंज होगा, लोड भी चेंज होगा, एंड्योरेंस भी चेंज हो जाएगा। अलग मटेरियल लाइक स्टील की जगह कास्ट आयरन ले लो, उसमें क्या है, उसमें ग्रेन्स अलग है ना,
उसमें ग्रेन्स अलग है। वो क्या होगा, वो अगर ऐसे ऐसे लेके गए 10वें लाखवां कर रहे हैं तो उसमें फोर्स की वैल्यू उतनी की उतनी है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें अलग मटेरियल के अलग ग्रेन्स। ये सिर्फ और सिर्फ स्टील के सेंस में मैं अभी समझा रहा हूँ, ये क्या होती है, ये वैल्यू स्टील के सेंस में होती है 180। बात एकदम क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर आपने रिवॉल्यूशन कम कर दिया तो स्टील के लिए वैल्यू होगी ज्यादा, 180 से ज्यादा। उसे एंड्रेन स्ट्रेंथ नहीं बोलो, एंड्रेन स्ट्रेंथ सिर्फ 10 की पावर 6 के हिसाब से ही बोलो। सीधा ब्रेक की वैल्यू होती है हमारी। तो आप सोचो ये ब्रेक होने के बाद आगे कैसे चलेगा ग्राफ, है ना। इंक्रीमेंट होगा। अब एक बात सोचो, ये क्या सिर्फ और सिर्फ आपने एक मटेरियल के लिए बनाया, मतलब एक मटेरियल नहीं, एक मटेरियल के लिए ही बस एक बार में बना लिया, है ना। आपने क्या किया, एक बार उसी मटेरियल, स्टील की मटेरियल 100-200 आपने शाफ्ट बना रखी है, एक बार आपने एक लोडिंग पर इसकी लिमिट देखी, एक बार दूसरे वाली शाफ्ट की दूसरे वाली लोडिंग पर लिमिट देखी, वो ये पॉइंट्स है, ठीक है। उन पॉइंट्स को डिफरेंट लोडिंग है, उनके बेसिस पर डिफरेंट रिवॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना, जिस पर वो फेल हो रहा है। तो वो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं अलग अलग शाफ्ट्स के लिए, बट शाफ्ट किसके लिए, सेम मटेरियल है कि नहीं, उसके लिए है ग्राफ। समझ रहे हो, एक बार टूट गया तो ऐसे नहीं जाएगा, सुनो, एक बार टूट गया तो आगे नहीं जाएगा, एक बार टूट गया तो पीछे भी नहीं आएगा, ऐसे मत सोचना एक बार टूट गया तो पीछे आ जाएगा, पीछे भी नहीं आएगा। वो हर एक पॉइंट हर एक लोडिंग के लिए स्पेसिफाई है ना, हर एक लोडिंग के लिए स्पेसिफाई है। इसे आप ऐसे मत खींचो कि पकड़ के खींच रहे हो, टूट तो हर एक पॉइंट पर है ना, हर एक पॉइंट पे यही तो मैं कह रहा हूँ। आप ना बहुत कंफ्यूज इस वाली चीज में, आप ना इसे, दो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि ये ग्राफ मेरा ये है, ये ग्राफ मेरा ये है, समझ लो वही बेवकूफी कर रहा है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ समझ रहे हो ना, इस वाले को कैसे रिप्रेजेंट किया था, इस वाले को किया था एक ही मटेरियल, फोर्स चेंज कर रहे थे। मैं ये चीज बात ही नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, टूट रहे हैं ना, इन पे सब टूटेगा। कौन सा, कि जब आपने 10 की पावर 5 रिवॉल्यूशन में उसी मटेरियल को तोड़ना है तो वो इतना लोड लगेगा, तो अगर आपने मटेरियल पे इतना लोड लगाएगा तो 10 की पावर 5 पे टूटेगा, उससे पहले नहीं टूटेगा, उससे पहले वो नहीं टूटेगा, तो 10 की पावर 5 पर ही टूटेगा। वो तो टूट गया, वो शाफ्ट खत्म, तो अब दूसरी शाफ्ट लोगे ना कम लोड वाली, वो 10 के बाद 6 पे टूट रही है। ये बहुत सारी शाफ्ट के फिगर्स हैं जो एक साथ ऊपर वाला सर ये पैराबोलिक हो रहा है, मटेरियल सबका सेम रहेगा, तभी है ये 10 की पावर 6 सर ये जहां पे वॉइड्स है तो वहां पे भी ब्रेकडाउन होता है। और ये मटेरियल जो होते हैं ये जनरली आपके होते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा होगा, इस आपने लिखा होगा तो हाँ, ये होते हैं आपके फेरस के लिए, फेरस के लिए 10 की पावर 6 जो क्राइटेरिया लिया जाता है ना, जनरली फेरस के लिए लिया जाता है, जबकि ये आपका जो नॉन फेरस है उसके लिए लिया जाता है 10 की पावर 8 का क्राइटेरिया। बट उम्मीद है यूकेपीएससी इतना डेप्थ नहीं पूछेगा सर। जो वॉइड्स आ रहे हैं ना सर, वॉइड्स आने से पहले तो उसके लिए बहुत ज्यादा लोड लगा, ये तो स्टेप बहुत ज्यादा क्या जीएलडी से ऊपर नहीं जा सकते, बिल्डिंग से नीचे नीचे टूट ब्रेकडाउन सल्फर में हो रहा है सर, वॉइड्स आए हैं। हाँ, ये वाली चीज जब ऐसे जाएगी तो टूट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। थोड़े से रिवॉल्यूशन में हम यहाँ तक ऐसा सोच सकते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन जा रहा है, झेल सा एक रिवॉल्यूशन। सोचो ना, इतना कंफ्यूज मत हुआ करो जी, अब एक रिवॉल्यूशन पे सोच रहे हो, एक रिवॉल्यूशन में परमानेंट डिफॉर्मेशन में भी जा सकती है, बस एक रिवॉल्यूशन का रुक गया ना वो, है कि नहीं। वो एक तरह से परमानेंट डिफॉर्मेशन के हिसाब चल रहा है ना, एक स्टैटिक और एक में एक रिवॉल्यूशन कर रहा है बस, तो इसमें ज्यादा अंतर है, कुछ ज्यादा अंतर है। सोचो सिर्फ शाफ्ट है, ये सिर्फ एक स्टैटिक है। मान लीजिए एक बार एक रिवॉल्यूशन किया बस इसने, है ना, तो क्या मतलब, क्या कुछ चेंज आया, ज्यादा चेंज आया, कुछ नहीं ना, बहुत ही माइन्यूट। तो उसे हम स्टैटिक में बिल्कुल कर सकते हैं ना, इसीलिए तो ये वाला ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऑलमोस्ट लीनियर, है ना, ऐसे जाता है ऑलमोस्ट लीनियर, क्योंकि इसमें स्टैटिक वाला ही सेंस चल रहा है, ठीक है। ज्यादा रिवॉल्यूशन करोगे तभी तो है कि हाँ भाई अब इसमें फटीग का इफेक्ट है। ब्रेकडाउन होगी या सर, इसमें ब्रेकडाउन नहीं होगी, उसमें नहीं सर, इसमें ब्रेकडाउन होगी, बेंडिंग कुछ नहीं, ब्रेकडाउन होगी, सीधे ब्रेकडाउन। बेंडिंग तो है ही उसमें, वो तो आएगी। बेंडिंग तो है, बेंडिंग के बिना तो फटीग आएगा ही नहीं, बेंडिंग के बिना टेंशन कंप्रेशन का फील ही नहीं आएगा, बेंडिंग तो ऑलवेज होगी, बट ब्रेकडाउन हो जाएगी सीधे, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन में नहीं जाएगी। अब इसलिए समझ में भी आ गया, आई थिंक ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये एक ही चीज का फिगर है, क्लियर है ना, ये डिफरेंट क्रिटिकल फिगर है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैंने एक, ये किसी भी एक शाफ्ट है कोई मेरे पास, उसकी डिजाइनिंग मैंने इस पॉइंट से की, कि उसमें करीबन 10 की पावर 4 रिवॉल्यूशन पर मैं देखता हूँ उसमें मैंने लोड इतना लगा रखा है, नहीं मर्जी, मैंने उस पर 10 की पावर 4 पर रिवॉल्यूशन पर मैंने लोड उस पर इतना लगा रखा है, मतलब मैंने शुरू में ही लोड इतना लगाया था, 10 की पावर 4 रिवॉल्यूशन झेल गया वो। ये बताइए क्या वो टूटा या सेफ है?
आपको कैसे सोचना है? या 100 न्यूटन है तो 100 न्यूटन पर मैंने शाफ्ट पर फोर्स कितना लगा रखा है, मान लीजिए इतना लगा रखा है ना। 100 के हिसाब से कुछ वैल्यू आ गई, इसकी सिग्मा की वैल्यू 250 से कम है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 150 आ रखी है, तो 150 कहाँ 100 रिवॉल्यूशन पर, तो ये क्या है, सेफ है। बात क्लियर, सेफ है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 10 की पावर 5 रिवॉल्यूशन, मतलब मैंने फोर्स लगा रखा है कितना, यहाँ लगा रखा है फोर्स मैंने 100 के हिसाब का, मतलब 100 मेगापास्कल के हिसाब का फोर्स लगा रखा है। मैंने कहा 10 की पावर 5 रिवॉल्यूशन उस पर करवा रहा हूँ, नहीं वो पहले फेल हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि वो पॉइंट किसमें चला गया, वो चला गया फेलियर रीजन। इसे क्या बोलेंगे, फेलियर रीजन। वो तो सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, वो तो पहले फेल हो चुका है। एकदम क्लियर है ना। उस 100 मेगापास्कल के हिसाब से इसकी फेलियर की जो लिमिट है ना, वो मान लीजिए 10 की पावर 4 एग्जांपल 10 की पावर 4, ठीक है, तो वो 10 की पावर 5 पर कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो फेल हो चुका है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एसएन कर्व क्लियर है, ठीक है। चलो अगर एसएन कर्व क्लियर है तो मैं यहाँ पर क्या लेके चलने वाला हूँ, एक छोटा सा ग्राफ की कंपैरिजन, एक हो गया एस, एक हो गया एन, है ना। कहानी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, वो तो आपको मैंने पूरा बता दिया, अगर मैं ऐसे लिखूं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, तो ग्राफ यहीं से शुरू होगा। फिर से और कॉम्प्लिकेट मत कर ले, मैंने क्या बोला, 10 की पावर 3, जीरो नहीं है ना। तो वो जो स्टैटिक वाली कहानी थी वो भी गायब है, वो भी गायब। तो ग्राफ कहां से शुरू हो जाएगा, अब यहीं से। कंफ्यूजन तो नहीं, क्लियर एकदम। 10 की पावर 3 से शुरू किया ना, है ना। अब चलो ये क्या है, 10 की पावर 6 वाला पॉइंट, 10 की पावर 6, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सिग्मा ई। 10 की पावर 3 के कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा ई नहीं, सिग्मा ई नहीं है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, रियल नहीं है बट हाँ आप अप्रोक्स में मान सकते हो, इसको स्टैटिक के सेंस में मान सकते हो। यस और नो, यस यस, तो इसको हम मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सिग्मा यील्ड दे भी दिया जाए ना, तो टेंशन मत आ जाना, ठीक है। ये यील्ड मान सकते हैं, इसको वर्ड को जाए लिख लेना कि ये अप्रोक्स में मान रहे हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो इसको लेके चलो सिग्मा ए डैश, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो उससे हमें टेंशन नहीं लेनी, है ना। कि पता लगा कि 10 टू द पावर 3 पे मैं सिग्मा यील्ड ही देखूं, उसकी जगह वो कुछ भी दे सकते हैं। अगर वो सोच के दे रहे हैं तो सिग्मा वाई भी दे सकते हैं, नहीं तो वो नॉर्मली सिग्मा ए डैश से कुछ भी वैल्यू दे देंगे। मेन चीज है हमारे लिए ये 10 टू द पावर 6 पर मिलेगी हमें सिग्मा ई। क्लियर है, ये है 10 टू द पावर 3, ये है एस। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं किसका, लोग बेस पर, मैंने क्या किया, एस को ले लिया लोग 10, लोग 10 एस, तो ये बन गया लोग 10। मैंने ले लिया इसे लोग 10 n, सुनना जरा, n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 10 टू द पावर 3, तो लोग 10 बेस पर पहली वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर 3, लोग 10 बेस पर 10 की वैल्यू होती है 1, इसीलिए ये हमेशा लोग 10 बेस पर ग्राफ होता है, ई बेस पर नहीं। क्योंकि अगर मैं लोग ई बेस पर 10 लिखूंगा ना तो 1 नहीं, लोग ई बेस पर 10 की वैल्यू 1 नहीं होती, ये क्या हो जाती है, लोग 10 अपॉन में लोग 10 बेस पर 10 अपॉन में लोग 10 बेस पर ई। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.732, इसको कैलकुलेट करके जो आएगी वो होती है लोग ई बेस पर 10 की वैल्यू, ठीक है। हाँ ये नहीं है, इसके क्वेश्चन किस टाइप का है, अब इसकी क्वेश्चन बता रहा हूँ सीधा, बस ये इसका ग्राफ तो सुन लो। ये क्या है 10 टू द पावर 3, 10 टू, ये ग्राफ से क्वेश्चन है। 10 टू द पावर 3 को आप क्या लिख दोगे, अगर लोग 10 बेस पर 10 टू द पावर 3 लिखोगे, 3 आ जाएगा आगे। ये याद है इतना लोग वाला हिसाब, ये याद होना चाहिए। ये आएगा आगे, ये क्या बचेगा, लोग 10 बेस पर 10, ये वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ क्या लिखोगे 3। क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं तो आ जाएंगे डायरेक्टली ऐसे वाले कि 3 पर क्या है मेरा, ये लोग में आएगा 10 बेस पर क्या हो जाएगा, या तो सिग्मा यील्ड दे सकते हैं वो, और नहीं तो कुछ सिग्मा ए डैश टाइप का दे सकते हैं। लोग 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो वो ही लिखा होगा लोग नहीं, आपने ये नहीं पढ़ा, लोग एम बेस होता है, एम बेस होता है, बेस, आप ये भूल ही गए हो। आई थिंक ऐसा लग रहा है आपको, है ना।
बेस होता है बेस। आप लोग 10 को ऐसे डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते कभी भी, इसका बेस जो है ना उसके बेसिस पर लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बेस ही तो है जो यहाँ की वैल्यू देता है। लोग एम का खोल रहे हैं सर, आप नीचे वाले लोग एम की पावर एम का खोल हाँ ये तो मैंने इसको खोला है, लोग m की पावर n, क्योंकि n आगे पहुंच गया है ना। नेचुरल लोग हमारा हो जाता है ln वाला, ln वाले को लोग वो ln वाले को बोलते हैं लोग की बेस को नेचुरल। ठीक है, अभी देखना ये जो चीज है ना इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये बराबर 1 होता है। क्यों होता है? इसके ये यहां लिखा जाता है ये वाला इसके पावर में जाता है, ये बराबर आता है ये। आया कुछ? ये जो बेस होता है उसकी पावर होती है ये जो सामने लिखते हो लोग की वैल्यू, बराबर आता है जो लोग में लिख रहे थे आप। लाइक अगर मैं आपसे कहूं लोग 10 बेस पर 1000 है, क्या आंसर होगा? 3 गलती मत करना करने की, फिर तो ये फॉर्मूला लगाने लगे। ये बताइए, सोचो सोचो सोचो, मैंने क्या बोला? पहले लिखो इसे, लिख दिया 300 नहीं 3। पहले ये लिखो, नीचे जो बेस है ये लिख दिया, उसके पावर में वो लेके आना है जो इसका आंसर हो। किसका आंसर? किसका आंसर? इसका नहीं, इसकी पावर में लिख दो x, बराबर कितना आना चाहिए? ये आंसर। अब बताओ पावर कितनी चढ़ाओगे? 3, तो आंसर हो गया 3। यस ठीक। तो अब समझना है कि बिना बेस के तो कोई चीज लिख ही नहीं सकते, क्योंकि बेस का ही तो वो आंसर है जो इसके बगल में लिखा हुआ है, बेस ही तो बेस का ही आंसर है। ठीक है, बेस की पावर, और वो पावर है इस साइड जो इसका आंसर है इस लोग। ठीक है चलो, तो अब जरा समझो इसको, चलो जल्दी जल्दी से ये चीज खत्म करो जल्दी से। क्या करना इसको, चलो ठीक। अब देखो यहाँ 10⁻6 हो गया, तो 10⁻6 को अगर लोग बेस 10 बेस पर करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 6। यहाँ का हो गया 6। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ये तो हो गया लोग 10 बेस पर सिग्मा y, ये क्या हो जाएगा? लोग 10 बेस पर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोग 10 बेस पर, अरे 6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी? 6 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी सिग्मा ई, तो सिग्मा ई आएगी तो लोग 10 बेस पर सिग्मा ई। फिर से फंसे मैंने इस वाले ग्राफ में लोग लिए दोनों साइड, है ना, तो इसका भी तो लोग 10 बेस पर s करूंगा, इसका करूंगा लोग 10 बेस पर n। यहाँ के मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो भाई मुझे तो इसे ऐसे लिखना पड़ेगा ना। यहाँ के मुझे मैग्नीट्यूड्स पता है 10⁻6, तो उसको मैं सॉल्व करके क्या लेके आ गया? 1 को 3 1 को 6। तो यहाँ जो ग्राफ बनता है ना इसका ये होता है कर्व, और जबकि ये ग्राफ बनता है लीनियर ऐसे। समझ रहे हो? ये ग्राफ बनता है लीनियर ऐसे करके यहाँ गए फिर ये आगे गए ऐसे। याद रखना अगर ये ग्राफ दिया हुआ है लीनियर के टर्म में तो ये है किसका? लोग लोग ग्राफ, किसका? s और n का, बेस 10 जबकि अगर वो है कर्व ग्राफ तो वो किसका ग्राफ है? s और n का ग्राफ, 10 to the power 3 6 इसके हिसाब से। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए हमारे SN पर। ठीक है, फटीग स्ट्रेंथ को भी हम कभी कभी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बोल देते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया। ठीक है, आप ये मत सोचना कि फटीग स्ट्रेंथ क्या नया नाम है, वो यही है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, ये वाली कहानी होगी अभी फिलहाल कंप्लीट। मैं अभी थोड़ी सी एसएससी वाली चीजें यहाँ पे रोक रहा हूँ, नहीं तो मैं एसएससी में इनकी क्वेश्चन भी करवाता हूँ, है ना, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, एसएससी में इनकी न्यूमेरिकल भी कराता हूँ, वो भी प्लान नहीं करवा अभी मैं सेट पर से जितना रख रहा हूँ। उसके बाद अभी थोड़ी सी इसके भी थोड़ी और देखते हैं, तो एसएन कर रहा हूँ हमारे